Hello student, myself Salim. Today I will teach you force and law of motion. The chapter is very interesting. आज मैं बल और गति के नियम के बारे में पढ़ा। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में बल और गति के नियम के बारे में आप जानेंगे। ये जो चैप्टर मेनली है, इस चैप्टर में जैसा कि इस चैप्टर का नाम लिख रहा है आपको बल और गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। मैं देख सकता हूँ हिंदी में भी इसको बल और गति के नियम। इस चैप्टर में हम बल और गति के नियम के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा बल और गति के नियम की जो खोज की है वो साइंटिस्ट न्यूटन ने की है। इसलिए हम गति के नियम को न्यूटन गति विषयक नियम भी कहते हैं। नाउ जो बल है और गति के नियम, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आपको एक ऐसे ग्राफ कर लेना है और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बल पढ़ना है, फोर्स, बल। बल का जो फॉर्मूला होता है, बल का सिंबल F लेते हैं। बल का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान का सिंबल M इनटू त्वरण का सिंबल A, जिसे हम गति रूप में F इक्वल टू ma लिख सकते हैं। और बल का मात्रक क्या होता है आपको बताऊंगा। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका न्यूटन का सिंबल कैपिटल N है। नाउ आपको इस चैप्टर में बल और गति के नियम के बारे में जानना है। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया बल क्या होता है? बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल वह धक्का व खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की आकार स्थिति में परिवर्तन होता है या हम किसी वस्तु का कार्य कर सकते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का फॉर्मूला ma होता है। जो बल होता है वो द्रव्यमान त्वरण के समानुपाती होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण परिवर्तन करने पर उसके बल में भी परिवर्तन होता है। तो चलते हैं आते हैं टॉपिक पे नेक्स्ट। एंड सेकंड क्या है? न्यूटन का गति विषय। न्यूटन के गति संबंधी नियम क्या होते हैं? न्यूटन गति नियम, गति विषयक। तो न्यूटन के जो गति विषयक नियम है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम, न्यूटन का तृतीय गति का नियम। तो पहला जो नियम है वो हमारे पास है न्यूटन का प्रथम गति। न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम। एंड दूसरा न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम। एंड तृतीय न्यूटन का प्रथम एंड न्यूटन का द्वितीय। न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस चैप्टर में हमें बल और गति के नियम, इस चैप्टर में हम बल और गति के नियम के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? बल और गति के नियम। तो
पहला पॉइंट जो है बल, बल के बारे में जानेंगे, बल के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, बल के मात्रा के बारे में जानेंगे। और बल भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो जो बल है वो बल भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड सेकंड अनबैलेंस फोर्स, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल एंड जिसे हम बैलेंस फोर्स भी कहते हैं, बैलेंस फोर्स। एंड असंतुलित बल को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स। नाउ आई विल put it बल और नियम। प्रथम बल क्या है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति के विषय में 3 नियम दिए हैं। न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम, तृतीय गति विषयक नियम। न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम, न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम। नाउ फोर्स को जब हम पढ़ेंगे तो फोर्स के बारे में जानेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मात्रा क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। और इस चैप्टर में संतुलित बल और संतुलित बल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। तो इसमें ये पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति विषयक नियम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम, न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम। न्यूटन का जो प्रथम गति विषयक नियम है वो जड़त्व और मास पर निर्भर करता है। तो जो हमारा न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम है ये 2 मेन पॉइंट पर निर्भर करता है, जो होता है जड़त्व और मास। तो जब हम न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम पढ़ेंगे तो वहाँ हम जड़त्व और मास के बारे में भी जानेंगे, जहाँ से मास क्या होता है और जड़त्व क्या होता है। मास मतलब द्रव्यमान। नाउ न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम, न्यूटन का जो तृतीय गति विषयक नियम है, इस नियम में हम बल के फॉर्मूले के बारे में और संवेग के बारे में जानेंगे और उसके फॉर्मूले का भी निगमन करेंगे। बल का फॉर्मूला F = ma और संवेग का फॉर्मूला P = m × v। ठीक है, बल का फॉर्मूला, इसमें सेकंड में क्या पढ़ेंगे? बल का फॉर्मूला m × a एंड संवेग को जो सिंबल होता है P से करते हैं m × v। ये संवेग है, क्या है? इन दोनों फॉर्मूलों को हम न्यूटन के गति के विषय के नियम में प्रूव करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम, न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम में हम संवेग का संरक्षण नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है इस ग्राफ के बारे में कि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये टॉपिक इसके बारे में हम जानेंगे। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है आपको पता चल गया। इस चैप्टर में हमें बल और न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ने हैं। बल में क्या पढ़ना है? बल का फॉर्मूला, कैलकुलेशन, मात्रक और बल के प्रकार और संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जानना है। इतना टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद गति के नियम, गति के नियम में न्यूटन गति विषयक नियम। क्यों? क्योंकि इसी को बोलते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। नाउ न्यूटन के गति विषयक नियम खोज क्या, इस जो नियम को दिया है वो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। ठीक है, फिर न्यूटन के गति विषयक नियम। प्रथम नियम न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम, न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम। ये जो 3 नियम हैं ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले हम न्यूटन गति विषयक नियम में जानेंगे, न्यूटन ने क्यों किया, किस लिए किया। उसके बाद इन नियमों पर हमें क्या प्राप्त होता है। प्रथम नियम से हम जड़त्व और मास के बारे में जानेंगे। द्वितीय नियम से हम बल के फॉर्मूले और संवेग के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। उसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम
संवेग संरक्षण नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम के बारे में जानेंगे। संवेग संरक्षण के नियम के बारे में, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? जब भी किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमें एक अपोजिट फोर्स लगाती है, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। नाउ नोट दिस। Good morning students, welcome back to the online class of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss the chapter, we are going to start the chapter, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? Is matter around us pure? ठीक है? तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या is matter around us pure? इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है वो शुद्ध पदार्थ होता क्या है वो। तो शुद्ध पदार्थ जैसे कि आपको पता है कि जो शुद्ध हो, जो प्योर हो, यानी जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो। शुद्ध का मतलब कोई और चीज ना हो उसमें, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, ठीक है, किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, तो हम उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे आप देखिए सोना, ठीक है, 24 कैरेट और चांदी, इस तरह से ये होते हैं शुद्ध पदार्थ। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका मिश्रण। दो या दो से ज्यादा पदार्थों को अगर आप किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो जो चीज बनेगी, जो रिजल्टेंट होगा आपका, वो क्या कहलाएगा बच्चे? मिश्रण कहलाएगा। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। देखिए, जो मिश्रण है आपका वो कई तरीके का होता है। जैसे देखिए, ठोस में जब आप ठोस मिला देंगे तो ठोस और ठोस का मिश्रण बन जाएगा। जैसे आपने चीनी में नमक मिला दिया, ठीक है, बालू में मिला दी, बालू में रेत मिला दी, ठीक है, बोरेन मिला दी, इस तरह से। तो सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर क्या है? नमक और चीनी का मिक्सचर, ठीक है, दाल और चावल का मिक्सचर, जब जो कच्चे होते हैं वो। तो ये हो गया ठोस और ठोस के मिक्सचर की बात, मिश्रण की बात। उसके बाद है क्या? ठोस और द्रव का मिश्रण। तो ठोस और द्रव में देखिए, ठोस और द्रव में देखिए, आपने मिला दिया चीनी और जल, यानी कि पानी में आपने चीनी को घोल दिया, तो ये क्या हो गया? ठोस और द्रव का मिश्रण, ठीक है। अब द्रव द्रव के मिक्सचर की बात की जाए तो देखो, द्रव द्रव में क्या है? एल्कोहल है ना, एल्कोहल में आपने मिला दिया पानी, तो ये हो गया द्रव में द्रव का मिक्सचर। उसके बाद बेटा है, समझ में आ रहा है ना, ठोस में ठोस का मिक्सचर नमक और चीनी, ठीक है, ठोस और द्रव का मिक्सचर चीनी और जल, द्रव द्रव का मिक्सचर अल्कोहल और जल, द्रव और गैस, गैस और द्रव आपने मिलाना है। तो गैस और द्रव का जो मिक्सचर बनता है बेटा वो होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या है? जल है और गैस कौन सी घुली हुई है? CO2, ठीक है। ये हो गया गैस और द्रव का मिक्सचर। फिर गैस गैस का मिक्सचर, जो कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा है वायु, वायु होती है गैसों का मिक्सचर होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हो गया गैस गैस का मिक्सचर। उसके बाद ठोस और गैस का मिश्रण। तो ठोस और गैस का मिश्रण आप देखिए, धुआं, क्या एग्जाम्पल है इसका? धुआं। धुआं में क्या होता है कि कार्बन जो है जो कि ठोस होता है और वायु होती है। ठोस और गैस का मिश्रण यानी कार्बन आपका ठोस है और वायु क्या है? वो आपकी गैस है। तो ठोस और गैस के मिश्रण में धुआं होता है और धुआं एक्चुअली मिक्सचर होता है कार्बन के कणों का वायु के साथ, ठीक है। और ठोस द्रव गैस तीनों मिले होंगे तो वो बनाते हैं लिमोनेड। क्या बनाते हैं बेटा? लिमोनेड, लिमोनेड। अच्छा, लिमोनेड क्या होता है? लिमोनेड में बेटा चीनी होती है, यानी कि आपकी शक्कर होती है, जल होता है और CO2 होता है। यानी इसमें लिमोनेड जब आप बनाएंगे तो उसमें चीनी घोलनी पड़ेगी, जल होगा और गैस की जगह CO2 होगी। या आपने देखा है कोला पे, कोला पे यानी कोका कोला आती है ना, कोल्ड ड्रिंक, तो वो भी इसका एग्जाम्पल होकर भी तीनों चीजें होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए मिश्रण और उसके एग्जाम्पल या उदाहरण। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। शुद्ध पदार्थ क्या है? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के कण हो। मिश्रण क्या है? जब दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। और उसके एग्जाम्पल ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में, ठोस का गैस में, ठोस का द्रव गैस, तीनों में, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट में देखिए मिश्रण के
प्रकार क्या होते हैं? तो बेटा मिश्रण को बेसिकली दो प्रकार में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अच्छा, अब बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसे मिश्रण, ठीक है, ऐसे मिश्रण जिनमें ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक ही फेज दिखाई दे, एक ही प्रवस्था दिखाई दे। प्रवस्था का मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया, एक ग्लास पानी में शक्कर घोली और घोलने के बाद आप उसको देखना चाह रहे हैं कि वो शक्कर गई तो कहाँ, तो वो चीनी आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए वो जो मिक्सचर बन गया वो कैसा बन गया आपका समांगी। समांगी का मतलब होता है कि जो भी चीज आपने घोली है, ठीक है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाए और पता ही न चले, पानी और शक्कर बिल्कुल पता ही न लगे कि कहाँ चले गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे, एक ही प्रवस्था दिखाई दे, तो हम उसे कहते हैं कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि अगर मिश्रण आपका सिर्फ एक फेज में दिखाई दे रहा है, एक अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अच्छा, विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो आप देखिए धुआं। धुआं में क्या होता है, वायु होती है यानी कि हवा होती है और कार्बन के कण होते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं। कार्बन के कण अलग दिखाई पड़ते हैं। दिखाई कैसे पड़ते हैं, वो जो काला काला सा उल्टा होता है वो कार्बन का एक्चुअली पार्टिकल ही होता है। तो धुआं क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें हवा भी है और क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जो मिश्रण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है बेटा। तो विशेषताएं जैसे जो भी मिश्रण के अवयव होते हैं, ठीक है, अगर हम मिश्रण के अवयव का मतलब जैसे मान लो चीनी और जल, इसमें एक अवयव क्या है, चीनी है, और एक अवयव क्या है, जल है, ठीक है। तो मिश्रण के अवयव को अगर हम छाने या वाष्पीकरण करें तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे चीनी और जल मिला दिए, मिलाने के बाद आपने क्या किया, उसको गैस पे रख दिया। जब हम गैस पे रखेंगे तो पानी उसका वाष्पीकृत हो जाएगा और ब्राउन कलर की शुगर आपकी रेजिड्यू में बच जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि मिश्रण के जो भी अवयव होते हैं उनको छान कर, वाष्पीकरण करके, गर्म करके अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिश्रण की जो संरचना होती है बेटा वो स्थिर नहीं होती, यानी कांस्टेंट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। इसी वजह से इनका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं हो सकता, यानी मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद देखो मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। उसके बाद मिश्रण में जो भी मिले हुए पदार्थ होते हैं उनके गुणों में अंतर नहीं आता है, यानी आप जल और चीनी को बोल रहे हैं तो जो जल है वो जल ही रहेगा, जो चीनी है वो चीनी ही रहेगी, क्यों? उसके गुणों में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों कैसे बता रहे हैं हम, क्योंकि आपने मान लो जल और चीनी दोनों को अलग कर लिया, एक बार मिलाया फिर उसके बाद अलग कर लिया गर्म करके उसको, तो जल क्या था, वो वाष्पीकृत बन गया, भाप बन गया, भाप को आपने कलेक्ट कर लिया, उड़ने नहीं दिया, ठीक है। तो उस भाप को जब आप रखेंगे वो जब ठंडी होगी तो वो फिर से पानी बन जाएगी, और जो रेजिड्यू है शक्कर का वो ब्लैक कलर का रेजिड्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मिले हुए पदार्थ के गुणों में कोई भी अंतर नहीं आता है। और मिश्रण के निर्माण में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन जब नहीं होता है तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये क्या हो गई, मिश्रण की विशेषताएं हो गई। पहला क्या था, मिश्रण के अवयवों को हम क्या करेंगे, छान के वाष्पीकृत करके अलग कर सकते हैं। इसकी संरचना स्थिर नहीं होती, इसलिए इसका कोई रासायनिक सूत्र भी नहीं होता। इनका क्वथनांक और जो द्रवणांक है वो भी निश्चित नहीं है। पदार्थ के गुणों में अंतर नहीं आता है। निर्माण में इनके मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब कुछ समांगी और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण, जैसे कि बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है उसमें केवल एक ही फेज दिखाई दे रही होती है, एक ही अवस्था में पूरा मिश्रण होता है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है उसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे गिलास में आपने शक्कर और पानी घोल दिया था तो वो समांगी मिश्रण था। अब आपने इसी गिलास में पानी लिया और उसमें क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी। चाहे जितना मिलाने की आप कोशिश कीजिए, आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो मिट्टी आपने डाली है वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो गई है। तो इसमें आपको दो अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे, ऊपर की तरफ आपको जल दिखाई देगा और नीचे जो डिपॉजिशन है वो आपको मिट्टी का दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो मिश्रण बनता है उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आ गया, विषमांगी मिश्रण क्या है, जिसमें अलग अलग फेज आपको क्लियरली दिखाई दे वो हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो अब बात करते हैं कि मिश्रण जो जितने भी टाइप के हैं उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले देखिए ठोस में ठोस, यानी आपका जो मिश्रण है वो ठोस और ठोस का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका समांगी मिश्रण होता है पीतल, पीतल भी एक मिश्र धातु है, कई धातुओं को मिला करके बनाई जाती है, ठीक है। कांसा ये भी एक मिश्र धातु है। और इसका एग्जाम्पल देखो रेत के कण, यानी रेत के कण तो आपने देखी है, रेत के कण में आपने लोहे की जो छीलन होती है, लोहे का जो चूर्ण होता है वो मिला देते हैं। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठोस में ठोस का मिश्रण हो गया, किसका, विषमांगी का, ठीक है। अब ठोस में द्रव, यानी कि आपको ठोस में क्या मिलाना है, द्रव, ठीक है। तो आपने क्या किया, ठोस आपकी धातु हो गई सोना और उसमें आपने क्या मिला दिया, द्रव धातु जो की है पारा। तो पारे में जब आप सोना मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस में द्रव।
पानी में सोना जो आपका एग्जाम्पल है ठोस में द्रव का, ठीक है। विषमांगी में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता। उसके बाद देखो ठोस में गैस, यानी कि आपने क्या किया, ठोस धातु में गैस मिला दी। तो पैलेडियम आपकी धातु होती है, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस मिला दी, तो ये एग्जाम्पल हो गया ठोस में गैस का, ठीक है। इसका भी कोई एग्जाम्पल विषमांगी में नहीं है। उसके बाद द्रव में ठोस, द्रव में ठोस के तो कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, पानी में चीनी, पानी में नमक, ठीक है। तो इस तरह से द्रव में चीनी मतलब द्रव में ठोस का एग्जाम्पल हो गया पानी में चीनी, पानी में नमक, ठीक है। विषमांगी में देखो पानी में चौक घोल दी, पानी में मिट्टी घोल दी, पानी में बालू घोल दी, तो वो सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो क्या है, द्रव में ठोस का एग्जाम्पल, ठीक है। समांगी का मतलब जो चीज घुल जाए, पता ना चले क्या चीज घुली। पीतल में भी धातुएं मिक्स की जाती है, लेकिन पता नहीं लगती कौन सी धातु क्या है, ठीक है। उसका नाम पीतल होता है। पारा में सोना मिक्स कर तो नहीं पता चलेगा, पैलेडियम में हाइड्रोजन मिक्स कर दीजिए नहीं पता चलेगा, पानी में चीनी मिक्स कर दीजिए नहीं पता चल पाएगी, अल्कोहल पानी नहीं पता चल पाता है, ठीक है। अब देखो द्रव में ठोस पानी में चीनी हो गई, और इसमें देखो पानी में अगर आप चौक घोलो तो चौक नीचे जाके बैठ जाएगी, है ना। तो बस, और रेत के कण और लोहे का चूर्ण जब इसको मिला दो तो मिलेगा नहीं, अलग ही अलग दिखाई देंगे। रेत के कण अलग आपको समझ में आएंगे, और जो लोहा है वो चमक रहा होगा, उसके अलग पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट इसका जो बाइफर्केशन है देखो बेटा, वो द्रव में द्रव का है, यानी अल्कोहल भी आपका द्रव है, पानी भी द्रव है, तो दोनों को मिला दिया आपने। द्रव में द्रव का एग्जाम्पल समांगी मिश्रण का बना। और क्या किया, पानी में आपने तेल डाल दिया, तेल डालेंगे तो तेल ऊपर ऊपर दिखेगा, पानी नीचे नीचे दिखेगा, तो ये हो गया विषमांगी। मैंने आपको पहले बताया विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं बच्चे, कि जिसमें दो अलग अलग फेज आपको क्लियरली नजर, तो पानी में तेल आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है कि तेल की जो ड्रॉप होती है, तेल आप जितना भी डालें, जैसे मान लीजिए ये बाल्टी है, इसके अंदर आपने 2-3 ड्रॉप्स तेल डाली, और वो जो ड्रॉप्स डाली वो देखो यहाँ पे आके जम गई, और पानी आपका नीचे है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो ड्रॉप आप डालते हो वो ऊपर ही क्यों आ जाती है? इसका कारण है बेटा कि जो पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, इसको तो नीचे रहता है, और जो तेल है उसका घनत्व कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। अब देखो द्रव में गैस का एग्जाम्पल, यानी द्रव हो और उसमें गैस मिला दी, यानी द्रव आपका पानी हो गया और गैस आपकी CO2 होगी। पानी में CO2 मिली हुई देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 मिली होती है, तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, पानी में CO2 का, समांगी का, पता नहीं लगेगी CO2 गैस। हाँ, पानी में नाइट्रोजन गैस मिली होगी समुद्र के पानी में, तो उसमें पता नहीं चलती, ठीक है। तो पानी में CO2 या पानी में नाइट्रोजन गैस, इसका एग्जाम्पल है द्रव में गैस का, और इसका विषमांगी में कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखने मिलता। इसी तरीके से गैस में गैस का एग्जाम्पल, गैस में गैस, जैसे कि आपको पता है कि जो वायु होती है बेटा वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, वायु, ठीक है। और विषमांगी में इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलता है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिश्रण क्या होता है, मिश्रण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, और मिश्रण के प्रकार के बाद उसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने इस पर यहाँ पर देख लिया है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर और इसी चीज को आपने रिवाइज करना है, लिखना है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया देन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, वेकेशन के बाद आपको ये क्लास है, और ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। इसका मतलब होता है जीवों में होने वाली विभिन्नताएं, यानी जीव डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, सबकी बात की जा रही है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम लोग बायोडायवर्सिटी। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में यानी पूरे संसार की बात की जा रही, लगभग 13,43,000 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से 10 लाख जंतु एनिमल्स की बात की जा रही है, और 3,43,000 पौधों यानी प्लांट्स की बात की जा रही है। इतने सारे जीव पाए जाते हैं जो हमारे रिकॉर्ड में हैं, और उनकी पहचान की जा चुकी है। सजीवों में पाए जाने वाली विविधता, यानी सजीवों मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वॉक करते हैं, फूड लेते हैं प्रॉपर तरीके से, उनको बोलते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म। में पाए जाने वाली विविधता सजीवों का प्रमुख लक्षण है, यानी उनमें सबसे ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और वेरिएशन भी सबसे ज्यादा सजीवों में ही पाए जाते हैं। जुड़वा संतानों को छोड़कर, यानी ट्विंस की बात की जा रही, ट्विंस जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनका सेम साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है। उनके अलावा किसी भी एनिमल में सिमिलरिटीज नहीं पाई जाती, यानी कोई भी और एनिमल सिमिलर नहीं हो सकता है ट्विंस को छोड़ करके। एक कोश के जीव सबसे प्राचीन
जीवधारी होते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक कोश की जीव जो होते हैं वो सिंगल सेल पे डिपेंड होते हैं, उनकी पूरी लाइफ सिंगल सेल पे ही वर्क करती है और सिंगल सेल में ही वो मर जाते हैं। उनका पूरा जीवन सिंगल सेल में ही व्यतीत होता है। इस कोशिका के अंदर उपस्थित जीन के रूप में और व्यवहार में विविधता पाई जाती है। कह रहा है कि ये जो सेल होती है, एक कोश की जीवधारी जो होते हैं उनकी जो सेल होती है उनमें जीन और व्यवहार में कुछ विविधता यानी विभिन्नता पाई जाती है। स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों वर्गीकरण किया गया। क्योंकि हम लोग को बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट की स्टडी करनी होती है और एक साथ उसको नहीं रख सकते, इसलिए वहां पर हम लोगों ने वर्गीकरण और जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्गीकरण खोज निकाला। और उसकी आवश्यकता क्या होगी कि जीवों के विकास का ज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स थे उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसका हम लोग नॉलेज रखेंगे कि जीवों के विकास का ज्ञान। पहली आवश्यकता थी वर्गीकरण की, जीवों में परिस्थितियों की अनुकूलता का ज्ञान। वहां पर देखना था कि उनकी जो कंडीशंस थी वो उसको अडेप्ट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे, तो ये हो गई हम लोग की दूसरी आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है विकास के क्रम का अध्ययन। विकास के क्रम इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे कि इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, क्योंकि सबसे पहले अर्थ में ह्यूमन बींग्स नहीं थे, कुछ एक कोश की प्राणी आए, उसके बाद धीरे धीरे बहुकोश के जीव आए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विकास के क्रम का अध्ययन यानी कैसे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। फोर्थ है संयोजक कड़ी का ज्ञान। संयोजक कड़ी होती है स्टूडेंट्स जो दो फाइलम को कनेक्ट करती है, जैसे यूग्लिना। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट था जीवों के विकास का ज्ञान। तो वर्गीकरण द्वारा सरल जीव जंतुओं और बहुकोश की व स्थलीय जीवों के विकास की पुष्टि होती है। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि वर्गीकरण की वजह से क्या होगा, सरल जलीय जंतुओं से बहुकोश की, जैसे कि एक कोश की जंतु की बात की गई थी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे बहुकोश की जंतु और स्थलीय जीवों के विकास की पुष्टि। मतलब उससे कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद स्थलीय जीवों का विकास हुआ। और सेकेंड पॉइंट हम लोग का जीवों में परिस्थितियों की अनुकूलता का ज्ञान, कि जीव कैसे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल हो गए थे। तो किसी भी वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों के लक्षण के आधार पर उन वर्गों के जीवों की अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया गया। मतलब किसी भी जगह पे जाया गया, किसी भी वातावरण की बात की जा रही है कि विभिन्न वर्गों के लक्षणों को देखा गया, उनके गुणों को देखा गया और उनकी अनुकूलता के बारे में अनुमान लगाया गया। जैसे जल में पाए जाने सभी जीवों के जलीय जीव सफलतापूर्वक रहने वाले तैरने के लिए अनुकूलित होंगे। मतलब जलीय जंतु की बात की जा रही, तो वो जमीन में तो रहेंगे नहीं, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि वो लोग जल में ही रहते थे, मतलब वो वहां के लिए अनुकूलित हो गए थे। जैसे मछली की बात की जाए तो मछली बाहर नहीं रह सकती, वो जलीय जीव है इसलिए वहीं रहेगी, तो वो कहाँ क्या है उसके लिए अनुकूलित हो गई है। और थर्ड पॉइंट हम लोग का विकास के क्रम का अध्ययन, कि विकास का क्रम कैसा था। तो वर्गीकरण द्वारा सभी समूहों के सामान्य लक्षणों का अध्ययन कर उन्हें विकास के क्रम में सुगमता से रखा गया है। मतलब वर्गीकरण में क्या किया गया है कि विकास जैसे जैसे हुआ, जैसे एक कोश की जीव आए, फिर बहुकोश की आए, उसके बाद क्या हुआ ह्यूमन बींग्स आए, कॉर्डेट्स आए, तो उनको कैसे रखा गया है। तो हम लोग बात करेंगे जैसे संघ कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में क्या था, पेशीर जिसमें मछलियां आती हैं, एम्फीबिया जैसे मेढक, रेप्टाइल जैसे एग्जाम्पल में हम लोग स्नेक जो रेंग के चलते हैं, एवीज पक्षी जिसमें आते हैं, मैमिलियन जिसमें ह्यूमन बींग्स और कई तरह के जीव आते हैं। तो ये थे हम लोग के 3 पॉइंट, जीवों के विकास का ज्ञान जिसमें सरल जंतुओं के बहुकोश की व स्थलीय जीवों के विकास की पुष्टि होती है। सेकेंड था जीवों में परिस्थितियों की अनुकूलता, जैसे जो जंतु जहाँ रहता है वो वहीं रहेगा। जैसे कोई अगर जलीय जंतु है तो जल में रहेगा, स्थलीय है तो स्थल में रहेगा, और अगर पक्षी है तो उड़ने का काम करेगा। थर्ड है विकास के क्रम का अध्ययन, की धीरे धीरे विकास हुआ, एक कोश की से बहुकोश की जीव आए और मनुष्य आए। जैसे कॉर्डेटा के अंतर्गत फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमेलिया नाम के कुछ जो संघ थे उनमें कुछ सारे जीव थे वो रखे गए। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट था संयोजक कड़ी का ज्ञान। संयोजक कड़ी का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, किसी चीज को जोड़ने वाली कड़ी। तो संयोजक कड़ी का ज्ञान भी होना आवश्यक है, तभी वर्गीकरण हो सकता था। मतलब अगर किसी एनिमल की बात करेंगे, किसी मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर एनिमल की बात करेंगे या ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहीं किसी
संयोजक कड़ी से बिलोंग तो नहीं कर रहा है या फिर किसी दो फाइलम को ऐड तो नहीं कर रहा है। जैसे वर्गीकरण के द्वारा ही विभिन्न जीवों का अध्ययन करने पर कुछ ऐसे जीव भी मिलते हैं। कुछ ऐसे जीव मिलते हैं कौन से, जिनमें पृथक पृथक समूहों के लक्षण उपस्थित होते हैं। अब पृथक समूह की बात करें तो जैसे फाइलम प्रोटोजोआ ले लीजिए और फाइलम पोरीफेरा ले लीजिए। प्रोटोजोआ में एक कोश के जीव आते हैं और पोरीफेरल में भी वही होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा जीव पाया जाए जिसमें दोनों फाइलम के लक्षण उपस्थित हों तो उसे बोलते हैं संयोजक कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक। तो संयोजक कड़ी का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी मिलते हैं जिसमें पृथक पृथक समूहों के लक्षण उपस्थित होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलम के जो कैरेक्टर्स हैं वो वहां पर किसमें, उस जीव में प्रेजेंट होंगे। ऐसे जीवों को इन दो समूहों की संयोजक कड़ी कहते हैं कि इन दो समूहों की जो फाइलम में वो है और जिसके कैरेक्टर वो रखता है, उन दो फाइलम की वो क्या होगी, संयोजक कड़ी होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल होता है और कैसा होता है, ग्रीन कलर का। रखता क्या है, पौधे के भी कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर और जंतु के भी होते हैं। पौधे कैरेक्टर क्यों होंगे, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, इस वजह से वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जंतु कैसा है, क्योंकि ये जब उसका क्लोरोप्लास्ट उसके पास नहीं होता है तो वो कैसा हो जाता है, जीव जंतुओं को खाने लगता है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में सरवाइव करना होता है। पौधे की वजह से वहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट जब होता है किसी भी प्लांट में, क्योंकि प्लांट का कैरेक्टर क्या है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो वहां पर वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो अपना फूड खुद से बना लेगा, इसलिए वो कैसा है, पौधे का भी कैरेक्टर रखेगा। और अगर कभी काफी दिनों तक यूग्लिना को प्रकाश ना मिले, सनलाइट ना मिले, तो वो अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी पौधे का कैरेक्टर जो होता है, स्पेशलाइज कैरेक्टर, वो खो देता है। यानी क्लोरोप्लास्ट उसका फिर से उसको नहीं मिल पाता है और वो क्या करने लगता है, जीव जंतुओं की तरह बिहेव करने लगता है, यानी अपने भोजन के लिए वो जंतुओं पर ही निर्भर हो जाता है। जैसे यूग्लिना में पौधे और जंतुओं दोनों के ही लक्षण उपस्थित होते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का यूग्लिना, संयोजक कड़ी। तो इससे हम लोग को संयोजक कड़ी का भी ज्ञान होना आवश्यक है। कहीं कोई एनिमल किसी दो फाइलम के कैरेक्टर को तो नहीं रखे जिससे उसको संयोजक कड़ी में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हम लोग का अध्ययन में सुविधा। वर्गीकरण इसलिए भी किया गया क्योंकि अध्ययन में सुविधा होने लगी। जैसे अगर अलग अलग बुक्स की बात करें, बहुत सारी बुक जैसे क्लास वाइज नहीं रखी होती है तो हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करके रखते हैं, क्लास वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके अरेंज करेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी अरेंज कर लें, जिससे अगर हमें जो बुक चाहिए वो हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पर बोला अध्ययन में सुविधा, और अगर हम लोग किसी भी चीज को अरेंज करके रखेंगे तो वो चीज हमें तुरंत मिल जाएगी, जिससे हमें असुविधा नहीं होगी। और यहाँ पर बात करेंगे अध्ययन में सुविधा वर्गीकरण के लिए, क्यों, अगर अलग अलग एनिमल की बात करेंगे और अगर फाइलम रखा होगा, यानी वो वर्गीकृत कर दिया गया होगा, तो हमें दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। वर्गीकरण के द्वारा किसी समूह के केवल एक जीव के लक्षणों का ज्ञान होने से उस समूह के सभी जीवों के प्रमुख लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। मतलब कह रहा है कि केवल एक लक्षण का ज्ञान हो जाए। जैसे अभी हम लोग पढ़ा था यूग्लिना। यूग्लिना में कैसे दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो प्लांट का, दूसरा एनिमल का। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, संयोजक कड़ी। लेकिन अगर किसी एनिमल की बात की जाए या उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात की जाए, जैसे सांप क्या है, रेंग का चल रहा है, रेंग चल रहा है तो इसलिए वो रेप्टिलिया वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी रेंग कर चलते हैं। तो एक कैरेक्टर हो गया जिसकी वजह से वो एक अलग फाइलम में रख दिया गया। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो वो क्लास एवीज में रखे गए इस तरह से। और संघ क्या होगा उनका, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड या फिर बैकबोन पाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है वर्गीकरण के द्वारा किसी समूह के केवल एक जीव के एक लक्षण का ज्ञान होने से क्या होता है, जीवों के प्रमुख लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। जैसे सभी स्तनधारियों के विशेष लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल एक स्तनधारी के गुणों का अध्ययन करना पर्याप्त है। मतलब
अगर हमें सभी स्तनधारी के गुण जानने हैं तो हमें क्या करना होगा, किसी एक लक्षण के बारे में जान लेना होगा, जिससे हम उसको पहले अलग कर देंगे, उस फाइलम में रख देंगे, उस क्लास में रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके अन्य लक्षणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेगा, अध्ययन में एक तरह से सुविधा हो जाएगी हम लोग की। शैवाल के अध्ययन से हमें अन्य शैवालों की विभिन्न जातियों, संरचना, आवाज, स्वभाव आदि का भी ज्ञान हो जाता है। शैवाल क्या थे, एल्गी, वो कहाँ रहते, मोस्टली पानी में पाए जाते हैं, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। शैवाल के अध्ययन से हमें अन्य शैवालों की, मतलब किसी एक एल्गी की बात की जाए, उसके बाद क्या करेंगे, अन्य जो एल्गी है, मतलब बहुत सारी एल्गी होती है, तो उनके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये कहाँ रहते हैं, इनका भोजन क्या है, इनका स्वभाव कैसा है, ये सब हम जान सकते हैं केवल एक शैवाल के अध्ययन से। तो वर्गीकरण हमें क्या सिखाता है, किसी भी चीज को जो हमें मिलती है उसको पहले अलग कर लें किसी एक लक्षण के आधार पर, और अगर उस लक्षण को किसी और फाइलम से कंपेयर करने पर यदि वो दोनों लक्षण उस जीव में पाए गए तो वो क्या हो जाएगी, संयोजक कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक। और क्या करना होगा, अध्ययन में सुविधा क्यों होगी, किसी एक लक्षण की बात की जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक लक्षण होगा, और एक लक्षण से ही हम डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर को भी जान लेंगे। Hello, my dear student. Have a pleasant morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. First of all, I just want to inform you something regarding your syllabus and your books. The book is completely changed and the new book is prescribed by UP board. So the book that is prescribed in your syllabus, that is this one, Beehive. This book is prescribed in your syllabus. Many books are also there. So students, today we will discuss the first chapter of this one. The first chapter of this one is this. The book name is Beehive, that is given over here. Beehive, you have to keep it into your mind. And the chapter 1. Chapter 1 is the fun they had. The first chapter is the fun they had, and that is written by Isaac Asimov. That is written by Isaac Asimov. So first we will discuss something about the writer. So he is an American writer and he is also a professor. He is an American writer and professor. And also he was completely based on the scientific field and fiction. So whenever we read the story, whenever we read the essay of this particular writer, so we will find some glimpse of science and fiction. So we can say that he was an imaginary writer. He was believed basically in the imagination that what will happen in coming future. So this story is purposely related to this one. The story is purposely related to this one, and in this story the writer Isaac Asimov, he is thinking about the future. He is thinking about the future, and in the future what is he thinking? He is thinking about the schools of the future, about the schools of the future, that what would happen in next coming 100 and 150 years. What will happen? Student, before starting this chapter, before starting this story, I just want to give you some introduction related to this story. That in this story, the writer is thinking about the future 2157. This is the future. This is the year. He is thinking about that. That what will happen then. Today what are we doing? What are we doing? In this era, in this present scenario, what are we doing? In the present scenario, we are studying 2 teachers, physical teacher or mechanical teacher. Fine. And we also have schools and colleges and classes, each and everything we have. So we are studying, some students are studying with physical teacher and some students are studying to mechanical teacher. Mechanical teacher means you can get that the virtual classes, the online classes, we are studying through it also. Fine. But do you think that after 100 or 150 years,
it will it will be there. It will be perished from there. It will be demolished from there. Its existence have been gone from there. So this is the imagination of Isaac Asimov. This is the imagination of the Isaac Asimov. Ki what would happen there when no physical teacher will be there, no physical class will be there, no schools will be there. So what will be happen? So this is the gist of the story. This is the introduction of the story. And there are main four characters are there: Margie, Tommy, and Margie's mother, and county inspector. Four characters are there, you know. So who is Margie? Margie is a girl of the 11 years. She is 11-year-old girl. And Tommy, a boy of 13 years, and Margie's mother, and county inspector. A person who repairs mechanical teacher. A person who repairs mechanical teacher. So these are the four characters in the story, in the chapter. These are the four characters, and the whole story revolves around all these characters. These are the central figure. But we can say the central figure are only Margie and Tommy, because in this story there is only conversation between Margie and Tommy. These are two character, Margie and Tommy. Okay, fine. So student, the story we shall read is set in the future. The complete story is the imagination of the future. This is not related to the present scenario. And when books and schools as we have now, then will perhaps not exist. What is Isaac Asimov is saying? He's explaining to us. He's saying to us that, my dear student, we are talking about those days. We are thinking about those days when school books and teachers will not be available there. Will not be available there. They will be perished from there. Fine. How will children study there? So this is the imagination into his mind, that what will happen when all these things were not there. The diagram below may give you this is the book that is given. So the thing is that the thought that is into the mind of Isaac Asimov, that learning through computers. So today we are also learning through computers. We are also learning through projector, online classes, many types of the apps we can download and we can study from there. So today we are also studying there, but along with it, we are also have a facility of physical teacher. We also have teachers. We also have schools. We also have classes. But it's our wish what we prefer. Do we want to study with a mechanical teacher, or we want to study with physical teacher? It's our wish. And virtual classes. The classes will be virtual, like laptop and phones, mobile and computer screen. All things will be there, and we have to study there. Fine. And robotic teacher. At that time, there will not be any physical teacher. At that time, there will not be any physical teacher. There will be robotic teacher and moving a test. And what will be happen there? What will be happen there? Today we have books and notebooks and different types of the things, notes that we type or we write it down by ourselves. Fine. So these are the things will not be there. These are the things will not be there. Okay. So student, this is the gist of the chapter. This is the introduction of the chapter. What through this story, what you want to explain us, what you want to explicit us. Fine. So this is the character. Okay. So let's proceed to our text. What is written? Margie even wrote about it that night in her diary. So Margie started writing a note in her diary on the page headed 17 May 2157. Okay, so I have already told you, I have already given you the introduction that this is the thing, this is the happening of 2001-57. She had given this date on her diary. She wrote,
Today, Tommy found a real book. Tommy found a real book. Tommy is a boy of 13 years, and he is only 2 years older to Margie. They both have friends. Fine. So Tommy found a real book. What is real book? Real book means such type of the book that they have not seen before, and that book is given by grandparents or someone else. Fine. So it was very old book. Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather, it was very old book. This was very old book, and Margie's grandfather once said, grandfather made him remind that when he was very little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. It means to say that Margie's grandfather told him that this book was given by his grandfather, and it was also informed to her that at that time the printed books are available there, and words are written on that book. This is the printed types of the books are there. Fine. They turned the pages. So what happened? She started turning the pages. She started अपने पेज को पलटना शुरू किया, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Crinkly means होता है with many folds or lines. Whenever you turn the pages again and again, either you can say whenever the books were very old, so आपके जो पेज होते हैं वो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं because of turning many times. Fine. So this was yellow, and why were the pages yellow? Because it was very old. That's why pages were yellow and crinkly, and it was awfully funny. It was awfully means horrible. It was funny to read words that stood still instead of moving. Actually, Margie don't know that she had always seen that words are moving on the screen, because she had a habit of studying through computers. Fine. So on the computer screen you will find words only at the moving way. But it's not with the printed books. On the printed books, she found the letter still. She found the letter still on the same way. Fine. Read words to be still instead of moving the way they were supposed to on the screen, because she was thinking, it was the idea into her mind that why the words are not moving, why the words are not running, the words are still now. So, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. So, and when he turned the back of the page, when she turned the back of the page, she found that when she turned the back of the page, she found that the same words were written over there. The same words were written over there. There was no changement in the words. There were no changement in the meaning and the vocabulary. All things were same. In that book. Fine. So what happened? So in the next paragraph, we said, Tommy, what a waste! When you are through with the book, you just throw it away, said Tommy. Now this is the statement of Tommy. This is the statement of Tommy. What he said? What a waste! It's a wasteful thing. It's a wastage of the time. When you are through with the book, when you are through with the book, means when you go through with the book, when you read this book, you just throw it away. Because
I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. Means in this book, am not able to find sufficient matter, ample of matter for reading, for getting anything else. So I'll throw it. It's not. It's a wastage. It's a wastage for me. I would not throw it away. Same with mine. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many daily books as Tommy had. He was 13. But Tommy was saying that I'll throw this book, but Margie was saying I'll not throw it because Margie was 11 years and he was 13 years. So it means there is a 2 years gap. So Tommy had seen more television screen, more videos, more video lectures. So that's why he was. This is the statement of the Tommy, right? So this is the conversation. This is the conversation between Margie and Tommy, and the story will continue for tomorrow. That is enough for you to do. I think you are enjoying this story. It's a very interesting story. Thank you, students. Have a nice day to everyone. Hello student, good morning. I am Mukund, your computer teacher. और आज हम अपना सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि हम चैप्टर के नाम से ही जानते हैं कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस का यूज होता है और कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर को किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ने से पहले, कंप्यूटर की परिभाषा जानने से पहले, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है और ये सब कंप्यूटर सब बना कैसे। जैसे कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द को कंप्यूट नामक वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट, इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है गणना करना। कंप्यूट मीन्स गणना करना। तो कंप्यूटर क्या होगा? गणना करने वाला। जैसा कि हम देख सकते हैं कंप्यूटर जो शब्द है हमारा कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है गणना करना। तो कंप्यूटर क्या हो गया हमारा? गणना करने वाला। गणना मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन, चाहे वो अर्थमेटिक की हो या किसी तरह की मैनिपुलेशन स्ट्रिंग की हो, इस तरह की सारी ऑपरेशन, सारी क्रियाएं कंप्यूटर द्वारा की जाती है, इसीलिए इसे गणना करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। अब इसका फुल फॉर्म भी देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कौन कौन से वर्ड या शब्द से मिलकर बना है? सबसे पहले है सी। सी जिसका मतलब है कॉमन। ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन नाम से ही पता चलता है एक ऐसी मशीन जो कि कॉमन मतलब जिसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मशीन ऐसी मशीन जिसका कार्य हर तरह के परफॉर्मेंस को करना है। इसके बाद आता है हमारा पी, पर्पज, जिसको हम लोग पर्पजली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च और रिसोर्स से लिया गया है। अब हम एक बार फिर से हम फुल फॉर्म को देखते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च और रिसोर्सेज। एक ऐसी मशीन, एक ऐसी कॉमन मशीन जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर आसानी से कर सकता है, जिसका उद्देश्य किस लिए किया गया है, जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज, शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं, किसी प्रकार की रिसर्च और रिसोर्सेज के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन शब्दों से मिलकर ही हमारा कंप्यूटर शब्द बना।
अब आते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कुछ तय निर्देशों के अनुसार इनपुट यूज़र द्वारा दिया जाता है। अब वो यूज़र द्वारा इनपुट दिया जा रहा है वो किसी न किसी प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा दिया जाता है। कंप्यूटर क्या करता है? उनको एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको किसी न किसी आउटपुट डिवाइस द्वारा, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर आदि के द्वारा उसको एक आउटपुट के रूप में दे देता है। यही हमारी एक कंप्यूटर की स्टैंडर्ड परिभाषा होती है। कंप्यूटर के जनक, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर के जनक, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि हमारे हैं चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये वो व्यक्ति है या ऐसे डेवलपर है जिन्होंने एक एनालिटिकल इंजन को तैयार किया था। एनालिटिकल इंजन एक कंप्यूटर का नाम है, जिन्होंने सन 1833 में एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो कि एक कंप्यूटर जिसका प्रयोग हम 4 तरह के ऑपरेशंस, 4 तरह की क्रियाओं को करने के लिए करते थे या वो करते थे। जहाँ पर वो 4 क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना था। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर बहुत सारे बनाए गए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो वो हमारा एनालिटिकल इंजन ही था। अब आते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर। कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता कंप्यूटर की क्या है? कंप्यूटर की गति। इसको हम लोग स्पीड या गति बोलते हैं। कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देशों को 1 सेकंड के अंदर परफॉर्म कर देता है, उस पर क्रिया करता है। आमतौर पर प्रोसेसर एक यूनिट की गति या कंप्यूटर की गति को MIPS से मापी जाती है, जिसका मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण गति है कंप्यूटर की एक्यूरेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्धता। जिसका मतलब क्या है? कंप्यूटर जो भी कार्य करता है उसको पूर्ण रूप से परफॉर्म या ऑपरेशन, उस पर क्रिया करने के पश्चात उसका जो आउटपुट प्रदान करता है पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होती है। इसीलिए इसका दूसरा जो विशेषता है वो है इसकी कंप्यूटर की शुद्धता। जो कंप्यूटर होता है शुद्धता के लिए GIGO पर परफॉर्म करता है। GIGO क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। GIGO मतलब गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सबसे पहले पता करना चाहिए हमें कि गार्बेज का मतलब क्या है। गार्बेज ऐसी वो वस्तु या डेटा जो हमारे किसी पर्पज का नहीं है, जो हमारे किसी मतलब का नहीं है, वो चीज़ हमारी चीज़ गार्बेज कहलाती है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट पर कंप्यूटर वर्क करता है। कैसे कि अगर आप उसको कोई भी गलत इंस्ट्रक्शंस, गलत निर्देश दोगे तो कंप्यूटर भी आपको गलत आउटपुट दे देगा। अगर आप उसको बिल्कुल सही इनपुट देते हैं तो आपको कंप्यूटर द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट भी बिल्कुल सही होगा, जिसको हम लोग गार्बेज इन गार्बेज आउट के द्वारा समझते हैं। इसके बाद तीसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है
वर्साटाइलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बहु प्रतिभाशाली, बहुप्रतिभाशाली। नाम से ही पता चलता है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्साटाइल होती है। वर्साटाइल मतलब बहु प्रतिभा, उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। जैसे एक ही समय में कोई नोट्स तैयार करना, कोई रिपोर्ट तैयार करना, सॉन्ग सुनना, वीडियो गेम खेलना, वीडियो देखना, मूवी प्ले करना, बहुत सारे कार्य एक ही समय में कंप्यूटर कर सकता है। इसीलिए इसका जो तीसरा मुख्य विशेषता के रूप में है वह है वर्साटाइलिटी, जिसको लोग बहु प्रतिभाशाली बोलते हैं। नेक्स्ट इसका है इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग समझते हैं परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके, बिना रुके, कंटिन्यूअस लगातार घंटों तक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना इसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ये किया हुआ पूर्ण रूप से कार्य जो कोई आउटपुट प्रदान करता है वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, उसमें कोई इसी प्रकार की कोई एरर्स नहीं होती है। अगली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वचालित। स्वचालित का तात्पर्य क्या होता है? नाम से पता चलता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आपका ऑटोमेटिक से बना हुआ है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को अपने आप, हमें केवल एक बार उसको बताना होता है कि हमें ये कैलकुलेशन करना है, ये या फिर ये वर्क करना है। जैसे ही उसको हम इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दे देते हैं वो तुरंत अपने आप उस कार्य को करता रहता है, फिर वो बीच में कोई इंटरप्ट नहीं लेता है, और जब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है उसको कंटिन्यूअस या लगातार करता रहता है। इस प्रक्रिया को, इस विशेषता को हम लोग स्वचालित विशेषता कहते हैं। अगली इसकी विशेषता हमारे पास है स्टोरेज कैपेसिटी, जिसको हम लोग भंडारण क्षमता के नाम से भी जानते हैं। भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में बहुत विशाल मेमोरी होती है। विशाल मेमोरी का मतलब क्या है कि ऐसे डेटा जो कि बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से डेटा को 3 प्रकार में ही बांटा गया है: इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा और तीसरा आउटपुट डेटा। किंतु ये तीनों प्रकार के डेटा हमारे मेमोरी पर, स्टोरेज डिवाइस पर ही स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी में उत्पादित परिणाम, जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, निर्देश जो कि यूजर देता है, को विभिन्न रूपों से संचित मतलब स्टोर किया जाता है या फिर आदान प्रदान किया जाता है। भंडारण क्षमता के आधार पर ही कंप्यूटर पर डेटा स्टोर करते हैं और उसको भविष्य में कभी भी एक्सेस या उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के चित्र। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में सोचते हैं। इनपुट डिवाइस में हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे कि आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को किसी प्रकार के निर्देश दे सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए निर्देश को सीपीयू ग्रहण करता है। सीपीयू जैसे इसको ग्रहण करता है कि वो जो डेटा इनपुट हुआ है, अगर उसे किसी प्रकार की कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में लाना है, क्या होगा, कैलकुलेशन में लाना है तो उसे ALU के पास भेज दिया जाता है। ALU जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, साथ में कंट्रोल यूनिट और साथ में इंटरनल मेमोरी से मिलकर बना होता है।
ये हमारा ALU पार्ट होता है, जो कि सभी प्रकार के गणितीय तथा स्ट्रिंग, कैरेक्टर आज पर सभी प्रकार के ऑपरेशन या क्रिया करने के लिए सक्षम है। CU क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। जितने भी ऑपरेशन, जितनी भी क्रियाएं हो रही है कंप्यूटर पर, उन सबको कंट्रोल करने का काम CU का है। इंटरनल मेमोरी के द्वारा ही ALU उस पर क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए डेटा स्टोर करता है, जिसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी के रूप में भी समझते हैं, और उससे डेटा को एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन करता है। इसके बाद अगर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो उसको मेमोरी यूनिट पर स्टोर करते हैं, जो कि कंप्यूटर CPU के अंदर CPU बॉक्स के अंदर ही होता है। इस मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम तथा रोम होता है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क या CD, DVD कुछ आदि हो सकते हैं, जिन पर हम डेटा बाद में स्टोर रखते हैं। इन्हीं दोनों के मध्य डेटा का आदान प्रदान होता है। इस तरह से जैसे ही डेटा अगर हमें बाद में उसको प्रोसेस करना है तो हम डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देते हैं, और बाद में कंप्यूटर पर किसी समय उसको ALU को देकर के उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि हमारा जैसे इनपुट आता है, ऑपरेशन किया हुआ डेटा या इनपुट किया हुआ डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा ALU लेता है और उसको प्रोसेस करके फिर से पुनः प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर कर देता है, और जब हम आउटपुट लेते हैं तो वो भी प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से ही आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है। अब ये आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है? मुख्यतः दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो कि मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर कंप्यूटर इस तरह से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट किस प्रकार से किस डिवाइस के माध्यम से प्रदान करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को और अच्छे से डीपली समझेंगे, तब इसके से संबंधित और भी डिवाइसेस कौन कौन सी प्रयोग होती है इसको भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।